बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के कश्मीरी मोहल्ला में। कश्मीरी मोहल्ला जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो पैदा हुए, जिन्हें शायर मशरक़ भी कहा जाता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या ये लोहो कलम तेरे हैं। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश है, जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना बचपन गुजारा, अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उनके दादा शेख रफ़ीक मोहम्मद ने 1861 में ये घर ख़रीदा और 9 नवंबर 1877 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो इस घर में पैदा हुए। अंदर चलते हैं, इस घर को देखते हैं, इस घर में क्या क्या चीज़ें अल्लामा इकबाल से जो मंसूबे मौजूद हैं और इस घर की टेक केयर कैसे की जाती है और अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के अयाम इस घर में कैसे गुजारे, ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर में, जिन्हें शायर मशरक़ भी कहा जाता है, बल्कि ये बात कहना भी बजा होगी कि एक अलहदा रियासत का ख्वाब देखा, जिन्हें दुनिया इस नाम से जानती और पहचानती है। और अगर ईरानी तहज़ीब की बात की जाए तो ईरान के लोग अल्लामा मोहम्मद इकबाल को इकबाल लाहौरी के नाम से भी जानते हैं। ये वो घर है जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम भी गुजारे। ये वही जगह है जहाँ डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की है। और आज इस घर की जो यहाँ पे इंचार्ज मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जो घर है इसको मैनेज करने में, उन तमाम चीज़ों को बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जो चीज़ें यहाँ मंसूब हैं उनको कैसे प्रिजर्व रखा गया और अल्लामा से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ अब मौजूद हैं यहाँ जो इंचार्ज हैं, उनसे बात करेंगे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के घर को देखते हैं और उसकी लुक आफ्टर करते हैं। रियाज नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की और आप आए यहाँ पे। सर, ये वो जगह है जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जन्म लिया और हमने देखा कि शायर मशरक़ के नाम से उन्हें जाना और पहचाना जाता है। पाकिस्तान का जो ख्वाब था जिसे उन्होंने देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इस बात को शेयर किया। आज मेरे नाज़रीन को बताइए इस घर के हवाले से, इस घर की खासियत के हवाले से और इस घर को जिस तरह से अभी आपने मैनेज किया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आज मेरे नाज़रीन को बताइए। नहीं देखें जी, ये जो यौम विलादत है ना डॉक्टर साहब का, वो 144वां है। और जब आज से कोई करीबन 34 साल पहले मैं इस घर में आया था तो इस तरह से नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको कोशिश की कि इसको अच्छे से अच्छा बनाएं, क्योंकि अल्लामा इकबाल के कहने पे ही कायद आज़म वापस आए थे बॉम्बे से, क्योंकि उनको रसूल पाक की तरफ से बाकायदा एक हुक्म हुआ था कि आप वहाँ जाएं और इकबाल को मिलें। और जब वो आए थे इकबाल को मिलने के लिए तो जावेद मंजिल में थे, तो उसके प्रोटोकॉल अफसर जो थे वो जावेद इकबाल साहब थे और उन्होंने बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बिठाया। जब बिठाया तो डॉक्टर साहब जावेद साहब को कायद ने पूछा कि बड़े होकर आप क्या बनेंगे, तो डॉक्टर साहब को थोड़ा सा नाराज़ हुआ कि बच्चा है, ये क्या आपको बता सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक काम किया था, कायद को कहा था कि आप मेरे से ज़्यादा अंग्रेज़ों को जानते हैं, लिहाजा आप टेबल टॉक करेंगे और लोगों को जो मोटिवेशन है वो मैं अपनी शायरी से दूंगा। तो लिहाजा दोनों बंदे कानून के थे और उन्होंने कानूनी काम किया और मुल्क बना दिया, लेकिन कानून शिकनी कोई नहीं की। रियाज नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे उन्होंने बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं उनकी काविशों को किस तरह से आज याद किया जा रहा है, बल्कि एक अलग रियासत का जो ख्वाब है वो उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो कैसे वापस लेकर आए और कैसे इन तमाम चीज़ों को आगे तक लेकर चले। हम उनके घर में मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, रियाज साहब से उनसे पूछते हैं कि हमें बताएँ इस घर के हवाले से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शजरा भी लगा हुआ है डॉक्टर साहब का। ये जो शजरा लगा है ये डॉक्टर जावेद साहब ने किताब लिखी है ज़िंदा रूत, उसके अंदर ये छपा हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें जितने नाम लिखे हैं सारे ही मुसलमानों के हैं, किसी ब्राह्मण या पंडित का नाम ही नहीं है। तो लिहाजा डॉक्टर साहब की फैमिली बाय बर्थ मुसलमान है। इसमें ये जो शजरा है जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इनके दादा का नाम, फिर इनके वालिद का नाम, फिर ख़ुद अल्लामा मोहम्मद इकबाल, फिर उनके बच्चे और उनकी तीनों बेगमों के भी बारे में इसमें ज़िक्र है। नहीं, डॉक्टर साहब के जो औलाद है वो 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है जिसके 3 बेटे हैं,
और तीनों बंदे वो कारोबार करते हैं, लेकिन उनके जो भाई हैं जावेद इकबाल, उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही बैरिस्टर हैं इस वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यूसुफ सलाउद्दीन साहब का नाम भी मेंशन है, और वलीद इकबाल साहब जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, सेनेटर हैं, उनका नाम भी इसमें मौजूद है। और ये वो औलादें हैं, और बताया जाता है कि लामा मोहम्मद इकबाल की 3 शादियाँ थी, और 3 शादियों में से सिर्फ 2 बेगमों की औलाद थी, जिसमें से एक बेगम की औलाद जो हैं वो ये हैं आफ्ताब इकबाल और महराज बेगम, और दूसरी बेगम जो उनकी तीसरी बेगम है उनकी औलाद में से जावेद इकबाल और मुनीरा बेगम है। और फिर जावेद इकबाल की औलाद में से मुनीब इकबाल, वलीद इकबाल। मुनीब इकबाल ने जो कि शादी नहीं की है, वलीद इकबाल साहब के 2 साहबजादों के नाम यहाँ पे दर्ज हैं, सैफ इकबाल और शमशीर इकबाल। मुनीरा बेगम की औलादों में असद सलाहुद्दीन, यूसुफ सलाहुद्दीन और इकबाल सलाहुद्दीन। आगे चलते हैं, मज़ीद घर देखते हैं, और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है डॉक्टर साहब की जावेद इकबाल साहब के साथ, ये आप देख सकते हैं। जो तस्वीर है जी, ये 1929 में लगी है, क्योंकि डॉक्टर साहब के एक बड़े अच्छे दोस्त थे महाराजा कृष्ण प्रसाद। उन्होंने जब डॉक्टर साहब जावेद साहब की उम्र हुई थी 5 साल, एक जामावर कपड़े का थान दिया, उसमें से अलामा ने एक अपनी एचकन बनवाई और एक अपने बेटे की एचकन बनवा दी, क्योंकि उस वक्त जो साथ रहते थे वो इनकी तीसरी बेगम सरदार थी। और डॉक्टर साहब ने वो एचकन जो है किसी फंक्शन में 2-4 बार पहनी, तो किसी ने कह दिया जी आप बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, तो उतार के रख दी। कहते नहीं, खूबसूरत तो मालिक है अल्लाह है, मैं कब खूबसूरत हूँ। लेकिन जावेद साहब ने काफ़ी बार पहनी है वो एचकन ना। और अच्छा, लामा इकबाल साहब की जिस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व किया गया, मैं चाहूँगी कि मेरे नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर रियाज नकवी साहब जो हैं वो पिछले 35 बरस से इस घर की लुक आफ्टर कर रहे हैं, और ये जो तमाम काम किया जा रहा है ये इश्क और मोहब्बत और अकीदत की वजह से किया जा रहा है। ये पहले बता दें, से पहले ये आपसे ये भी मैं पूछूँगी, इस घर की टेक केयर करने में कितना टाइम लगता है आपको, या आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने इतना सारा काम किया और इतनी चीज़ों को इकट्ठा करके उनकी ओरिजिनल हालत में रखना, ये बहुत बड़ा टास्क है? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अलामा का जो है ना हजूर पाक से इश्क, वो उनको इतना कुछ दे गया है जो कि शायद कभी ना मिलता। और वो बेसिकली उनकी तरबियत है उनके वालिद शेख नूर मोहम्मद की। तो मैं जब इस घर में आया तो ये घर टूटा हुआ था, 2-2 इंच फट चुका था, बिल्डिंग का कोई पता नहीं था कब गिर जाएगी। तो मैंने इसको करीबन 5 साल ऑब्ज़र्व किया था कि ये मज़ीद तो नहीं क्रैक्स आएंगे। फिर इसको मैंने 1990 में इसको बनाना शुरू किया, और ये सोच के बनाया कि यार जिसका ये घर है उसने हजूर पाक से इतना इश्क किया है, तो मैं क्या चीज़ हूँ। क्योंकि उन्होंने जब अपने अशार उनके आखिरी पढ़ लें ना फ़ारसी में, जो है रुबाई तू गनिया सर्द वाला, तो उसका मेन जो लुबे लबाब यही है कि आप तो गनी हैं, मैं तो छोटा सा फ़कीर हूँ। अगर आप रोज़ महशर मेरे से पूछेंगे, हजूर पाक से कहा कि आप मेरी सिफारिश कीजिए, मैं वो मेरे में इतनी ताकत नहीं कि आपको मैं जवाब दे सकूं। किनको? हजूर पाक को। तो मैंने ये सारा घर ये सोच के बनाया कि चलो हमने भी एक दिन अल्लाह के पास जाना है, चलो ये कम से कम हमारी सज़ा में थोड़ी सी कमी तो करवा सकेंगे ना कि इस बंदे ने मेरे घर को बना दिया। तो ये सोच कर मैंने सारा ये काम किया है। और ये यकीन मानिए, ये घर देखकर मैं तमाम नाज़रीन से बोलूँगी कि यहाँ पर लाजमी आएँ, लाजमी विज़िट करें इस घर को। आपको ये घर देखकर ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई में मोहब्बत और इश्क के साथ इस घर को संभाला गया है। ये लामा मोहम्मद इकबाल साहब के हाथ की लिखी गई वो नज़म है, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इसी नज़म के साथ यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें ये जनाजा दिखाया जा रहा है। जनाजे की पिक्चर है जनाब गाजी इल्मदीन शहीद की, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल साहब भी मौजूद हैं, पहली कतार में बैठे हुए हैं। रियाज नकवी साहब से पूछते हैं इस तस्वीर की हिस्ट्री। जी साहब। और ये तस्वीर जो है लाहौर कैंट स्टेशन की है, क्योंकि शहीद का एक स्टेटस है कि गुस्ल और कफन की ज़रूरत नहीं होती। तो डॉक्टर साहब वहाँ पे आप देख सकते हैं रेल की पटरी पर उसका जनाजा रखा हुआ है, और लाहौर की हिस्ट्री का अब से भी यह सबसे बड़ा जनाजा है। और डॉक्टर साहब खुद लेकर आए। फिर उसको जब गाजी का केस हुआ तो लोग इकट्ठे होकर, अहलियान लाहौर के इकट्ठे होकर गए डॉक्टर साहब के पास कि आप इसका केस लड़ें गाजी का। तो डॉक्टर साहब ने एक ही सवाल किया कि मुझे ये बताओ इल्मदीन कहंदा की है। उन्हें कहा जी इल्मदीन कहता है मैं शहादत खरीद ली। कहते ना फिर मैं कौन हूँ ना, मैं नहीं लड़ा, और केस उसका नहीं लिया। ताकि कायद के पास भी लोग गए हैं, कायद ने भी उनका केस नहीं लिया। और जब गाजी को आखिरी रात थी उसकी शहीद होने की, तो उसके जेल की जो कमरा था उसमें इतनी ज़्यादा लाइट हुई
कि लोगों उसको फील हुआ सिक्योरिटी को कि गाजी चला गया है। और जब वापस आते देखते हो तो इलमदीन वहीं फिर बैठा लाला कर रहा होता है। उसको कहते क्या भाई ये क्या था? उसने कहा जी वो आए सी और कहते सी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी आ। ये वो पिक्चर है जिसके बारे में बात की जा रही है कि गाजी इलमदीन शहीद, जब उनको शहीद कर दिया जाता है और उसके बाद किस तरह से रेलवे लाइन पर कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं वो मौजूद हैं इस जनाजे में। आगे चलते हैं, मज़ीद घर देखते हैं और कुछ वो चीज़ें देखते हैं जो डॉक्टर साहब के ज़ेर इस्तेमाल रही हैं। इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ लामा साहब के घर के, वहाँ पर इनकी पहली वाइफ की एक पिक्चर भी आवेज़ा है। तो यहाँ पे नकवी साहब उनसे पूछते हैं इनकी पहली बेगम के बारे में। जी डॉक्टर, ये जी सबसे पहली जो शादी हुई थी ना डॉक्टर साहब की 1895 में, तो उस वक्त उन्होंने मैट्रिक किया था। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब अल्लामा मैट्रिक का इम्तहान देने गुजरात, क्योंकि सियालकोट में एग्ज़ामिनेशन हॉल नहीं था, वहाँ गए और जो इनके पहले ससुर थे उन्होंने आकर स्कूल के जो हेडमास्टर थे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था, उसका कहा जी ये इसका बच्चे का ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब को तो पता ही नहीं था कि कल को ये मेरे फादर इन लॉ बनेंगे। और मज़े की बात है कि जब इनकी शादी तो फिर इनको पता चला कि ओहो ये तो मेरे फादर इन लॉ हैं। और जो इनकी बीवी थी ना पहली, वो करीम बीबी उसका नाम था। वैसे अल्लामा की जो बड़ी बहन है उसका नाम भी करीम बीबी है। और इससे एक बेटा है आफ्ताब और बेटी है महराज। महराज की जो कब्र है वो डॉक्टर साहब के जो वालिद और वालिद हैं उसके सेंटर में है। आफ्ताब का इंतकाल कराची में हुआ क्योंकि वो भी बैरिस्टर था। ठीक है जी। फिर वो जो इनके फादर इन लॉ थे वो उस वक्त रॉयल गवर्नमेंट में मेडिकल उनकी थी, वो यूनिट थी, उसमें उनका नाम था सिविल सर्जन खान बहादुर अता मोहम्मद। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बड़ी अच्छी फैमिली आज भी गुजरात में है। गुजरात कौन सा, जो पाकिस्तान में है। हाँ जी। ये तो आपने इनकी पहली वाइफ के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब की जो पहली वाइफ थी, ये जो शेल्फ रखी हुई है यहाँ पर या जो ये ड्रॉर रखा हुआ है, ये उसी ज़माने का है? ये डॉक्टर साहब के जी फैमिली के इस्तेमाल, क्योंकि ये जो दो कमरे हैं बुनियादी तौर पर ये जनान खाना था जब डॉक्टर साहब की फैमिली यहाँ रहती थी, क्योंकि उनका लिविंग स्टाइल जनान खाना मर्दान खाना। तो जो उस तरफ कमरा आपको दिखा रहे हैं ना, ड्योड़ी जिसको कहते हैं, वो मर्दान खाना था। वहाँ डॉक्टर साहब के वालिद रहते थे और बकाया फैमिली यहाँ रहती थी। ये तकरीबन 1910 तक इतना सा घर ही है। यानी जितना बड़ा आदमी है वो बड़े घर में नहीं पैदा होता, छोटे में ही होता है। ये चेयर भी डॉक्टर साहब की है? चेयर उनके इस्तेमाल की है, ये झूला उनके इस्तेमाल का आप देख सकते हैं। और ये फ़र्श जो है ये 1861 का लगा है। ये उनके दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक का बनाया हुआ, क्योंकि सबसे पहले इनका जो स्टे है वो समड़ियाल में एक गांव है जेठी के, वहाँ था। ये 1750 में आए थे और उसमें डॉक्टर साहब के एक दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है और शेख मोहम्मद रफ़ीक। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उस वक्त महकमा अनहार में ओवरसीयर थे। तो मैं कैसे कह दूं कि ये फैमिली अनपढ़ है, ये तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली सारी। लेकिन इनके जो भाई हैं उनकी तालीम कम थी, तो उनकी शादी हुई जलालपुर जटा में, गुजरात में। तो वहाँ पे अभी भी आप जाएं तो कश्मीरी शॉल एक दूसरा होता है वो बनती है, वो वहाँ से लाते थे। और उनके पास एक साइकिल थी, उस पर बैठ के वो यहाँ पे जब सियालकोट आकर बेचते, तो उन्होंने अपने बड़े भाई को कहा कि भाई मैं तो थक जाता हूँ साइकिल चला चला। उन्होंने कहा फिर आप ऐसे करो कि एक मकान को देखो शहर में, उसको रेंट पे लो। तो फिर मोहल्ला खटीका में उन्होंने एक मकान लिया जिस पे डॉक्टर साहब ने यहाँ यानी अल्लामा के वालिद साहब शेख नूर मोहम्मद पैदा हुए। यानी ये कश्मीर से माइग्रेशन शेख नूर मोहम्मद की नहीं है, वो सियालकोट में है। और डॉक्टर साहब की जो वालिदा हैं इमाम बीवी, वो जेठी के में पैदा हुई, लेकिन इनके 4 फादर्स कश्मीर से आए। इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ ये वो कमरा है जहाँ पे डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इस कमरे को कहा जाता है। यहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। नकवी साहब बताइए कि इस रूम के हवाले से। अल्लामा साहब की जो विलादत का टाइम है वो सुबह 5:14 है। यानी अज़ान फजर हो रही हैं और डॉक्टर साहब दुनिया में आँख खोल रहे हैं। तो इसके अभी तक फ़र्श वही है। ये उनकी वालिदा की तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर ये जो पंखा लगा है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बड़े भाई जो थे ना शेख अता मोहम्मद, वो मिलिट्री वर्क्स इंजीनियरिंग में काम करते थे एज ए बैरक मास्टर। ठीक है जी। तो जब वो रिटायर हुए 1910 में, तो यहाँ पर एक मोहल्ला है बिजली घर, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक
पावर प्लांट लगाया, वो हाइड्रोलिक था। तो उसने रिक्वेस्ट लिखी है शेख अता मोहम्मद ने कि मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, तो मुझे एक लाइन दी जाए। तो तब उन्होंने फिर एक लाइन दी, तो ये पंखा लगा, यानी 1917 में। तो अगर आज इस बिजली पे चलाएं तो ये पूरे घर की बिजली को खींचेगा। तो इसका आर्मेचर बड़ा हैवी है। हाँ जी। डॉक्टर साहब के जो बड़े भाई थे वो इंजीनियर थे, जिनके हवाले से बात की जा रही है। मज़ीद आगे चलते हैं और डॉक्टर साहब के घर को देखते हैं और उनके ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों के हवाले से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब की इब्तदाई तालीम से लेकर उनकी आगे तक जितनी तालीम चली है, PhD तक का तमाम रैकेट जो है वो इस कमरे में मौजूद है। इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने सियालकोट से हासिल की और ये तमाम सर्टिफिकेट्स जो हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर आवेज़ा हैं। और ये उनके सियालकोट में जो उनके टीचर थे, उनकी यहाँ पे पिक्चर जो है वो आवेज़ा की गई है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की भी तस्वीर यहाँ पर है और ये उनके वो उस्ताद हैं जिनसे उन्होंने बाहर से तालीम हासिल की है। और ये तमाम वो सर्टिफिकेट्स हैं जो डॉक्टर साहब ने बाहर जाके तालीम हासिल की और वो तमाम सर्टिफिकेट्स आप इस दीवार पे देख सकते हैं। अब हम डॉक्टर साहब के घर के ऊपर वाली मंजिल की तरफ चलेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1910 से 1912 के दरमियान में ये पोर्शन ऊपर वाला बनाया गया था और डॉक्टर साहब के बड़े भाई अता मोहम्मद जो हैं उन्होंने इसका नक्शा ऊपर का तैयार किया था। जी नाज़रीन, तब बढ़ते हैं अगले कमरे की तरफ, जिसके हवाले से बताया जाता है कि पहले ये बावर्ची खाना हुआ करता था। यहाँ पर खाना पकाने का काम किया जाता था, लेकिन बाद में इसको डाइनिंग रूम बना दिया गया था। और लामा मोहम्मद इकबाल साहब के घर की सबसे बड़ी ऊपर वाले मंजिल की खासियत ये है कि ये घर बनाते वक्त, जो कि उस वक्त जो घरों में स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, घरों के बाहर गोदाम बना दिए जाते थे जहाँ पे घरों की चीज़ों को स्टोर किया जाता था। लेकिन उस वक्त घर की ऊपर वाली मंजिल में इस तरह से एक स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट दिया गया और ऊपर वाले पोर्शन का जो नक्शा है वो उनके भाई अता मोहम्मद ने तैयार करवाया था। नाज़रीन, इस वक्त मैं घर के जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पर डॉक्टर साहब की वालदा मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी और ये वही कमरा है जिसके बारे में जावेद इकबाल साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा आंखों पर वालदा का दुपट्टा बांधे इनके पीछे भागते हुए इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि ठोकर खाई और मुँह के बल गिर पड़ा, जिसके सबब होंठ कट गया और मुंह से खून जारी हो गया। इत्तफाक से इसी लम्हे वालिद जनान खाने में दाखिल हुए और अचानक मेरे मुंह से यूं खून बहता देखकर बेहोश हो गए। और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब की वो जर्मन टीचर हैं जिनसे डॉक्टर साहब ने जर्मन लैंग्वेज बोलना सीखी थी और ये उनकी तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आवेज़ा की गई हैं। इसी कमरे के अंदर यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहते हैं वो यहाँ पर आवेज़ा हैं। मैं चाहूँगी मैं आपको वो भी दिखाऊँ। हफ्त रोज़ा हमायत इस्लाम में 6 मार्च 1941 को कायद-ए-आज़म की निगाह में अल्लामा इकबाल का मुकाम क्या है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपके सामने एक वाज़िया और सही रास्ता रख दिया है जिससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। वो दौर हाज़िर में इस्लाम के बेहतरीन शाहरख थे, क्योंकि इस ज़माने में इकबाल से बेहतर इस्लाम को किसी ने नहीं समझा। मुझे इसका फ़ख्र हासिल है कि आपकी क़ियादत में एक सिपाही की हैसियत से काम करने का मौका मिल चुका है। मैंने इससे ज़्यादा वफ़ादार, रफ़ीक और इस्लाम का शैदाई नहीं देखा। डॉक्टर साहब को आशिक़े रसूल भी कहा जाता है। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत उनकी शायरी है। मज़ीद आगे चलते हैं और घर के हवाले से बात करते हैं कि इस घर की ऊपर वाली जो मंजिल है इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें जो है मौजूद हैं। और ये वही मंजिल है जो डॉक्टर साहब के इंजीनियर भाई उनकी ज़ेरे निगरानी तामीर करवाई गई थी। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस कमरे की तरफ बढ़ रही हूँ ये वो कमरा है जहाँ पर डॉक्टर साहब की ज़ेरे इस्तेमाल किताबें भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ तस्वीरें आवेज़ा हैं। उनके हवाले से आपको बताना चाहूँगी, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब की तस्वीर है जिनमें उनके साथ उनकी हमशीरा भी मौजूद हैं। और ये वो मेड हैं जो डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों के लिए रखी थी, उनकी तरबियत के लिए एक फ़ॉरेन मेड जो है उसको हायर किया गया था। और ये जावेद इकबाल साहब की तस्वीर है और ये वो किताबें हैं जो डॉक्टर साहब के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। इसी के साथ साथ आगे एक और शेल्फ जो है वो पड़ी हुई है, यहाँ पर
बाकी भी किताबें मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये वो तमाम किताबें हैं जो डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसी कमरे में डॉक्टर साहब के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें भी मौजूद हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। वो बर्तन जो पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और अब ये वो बर्तन हैं जिनका शुमार एंटीक्स में होता है। ये पीतल के वो बर्तन हैं जिनमें पानी भर कर लाया जाता था और पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये वो हुक्का है जो डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते थे। और सबसे बड़ी बात, ये वो प्लेट है जिसमें खाना गरम रहता है। इसके नीचे वाले पोर्शन में गरम पानी डाल दिया जाता था और साइड पर एक छोटा सा होल बना हुआ है जिसके ज़रिए भाप जो है वो ऊपर आती थी और खाना जो है वो गरम रहता था। ये वो कलम और दवात है जो डॉक्टर साहब इस्तेमाल किया करते थे और इससे ख़त व किताबत भी करते थे और तमाम चीज़ें भी लिखा करते थे। अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं और उसके हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ यहाँ डॉक्टर साहब के ज़ेरे इस्तेमाल ईरानी कालीन मौजूद है। इसी के साथ साथ एक ऐसा पलंग भी मौजूद है जिसे बैक वक्त पलंग के तौर पर और चारपाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। बताया ये जाता है कि जब घर में कोई ख़ास मेहमान तशरीफ़ लेकर आते थे तो यहाँ पर साइड पर बाकायदा 2 होल बने हुए हैं जहाँ पर पलंग का ऊपर वाला हिस्सा जोड़ दिया जाता था और बाकी नॉर्मल दिनों में इसके इस हिस्से को अलग करके इसे चारपाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर साहब के ज़ेरे इस्तेमाल कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं घर के जिस कमरे में मौजूद हूँ ये काफ़ी अहमियत का हामिल कमरा है। ये डॉक्टर साहब के पर्सनल इस्तेमाल में ये कमरा रहा है और इस कमरे की खासियत ये है कि इसमें अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जिस ज़माने में अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, डॉक्टर साहब के कमरे में अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसके बाद जहाँ पे इस कमरे में एक डेस्क भी मौजूद है जहाँ पे डॉक्टर साहब रख कर ख़त व किताबत भी किया करते थे और इसके साथ साथ अपने अशार भी लिखा करते थे। इसी कमरे के अंदर एक बर्तन भी रखा गया है। जब उस ज़माने में घर मेहमान आते थे उनका हाथ धुलाने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। इस कमरे में जो फर्नीचर मौजूद है और जो चेयर्स रखी गई हैं इनके हवाले से आपको बताना चाहूँगी कि इनकी क्या खासियत है। ये चेयर खोलने के बाद मज़ीद डबल हो जाती है और इसको आप आराम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप इस पर कोई भी चीज़ रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में इसी कमरे के अंदर एक ट्रंक भी मौजूद है जिसे ट्रंक या संदूक भी कहा जाता है। ये वो संदूक है जिसे डॉक्टर साहब अपने पर्सनल इस्तेमाल में रखते थे। अपने कपड़े और तमाम कीमती अशिया जो हैं वो इस संदूक के अंदर रखा करते थे। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये इस घर के बयाने की तस्वीर है जब ये घर लिया गया था और ये इस घर की बाकी तस्वीरें हैं। और ये इस तस्वीर के हवाले से बताया जाता है कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डॉक्टर साहब की दुनिया से गुजर जाने के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो ये सब तस्वीर उनके पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र ने ली थी और उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये अल्फाज थे कि काश अल्लामा इकबाल आज ज़िंदा होते। ये तस्वीर अली बख्श साहब की है जिनके हवाले से ये बताया जाता है कि ये डॉक्टर साहब के ज़ाती पर्सनल मुलाजिम रह चुके और जिन्होंने 40 साल डॉक्टर साहब की खिदमत की है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। 9 नवंबर यौम पैदाइश डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, एक अलग रियासत का ख्वाब देखा, उनकी यौम पैदाइश की निस्बत से कोशिश ये की कि आज आपको उनका भाई घर दिखाया जाए जहाँ पे डॉक्टर साहब की विलादत हुई और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की और अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम भी गुजारे। आपको आशिक़े रसूल भी कहा जाता है और यही बात है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब का नाम जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान का नाम रहेगा डॉक्टर साहब का नाम हमेशा से ज़िंदा रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।